Sir, yes. So please read. June 16. Please read. Go ahead. आप बुक पढ़िए. June 16, China's decision to block the UN Security Council designation. So June 16. आज क्या तारीख है? June 20. June 20. तो 4 दिन पहले क्या करा? China decision to block the UN Security Council designation of Lashkar-e-Taiba. Lashkar-e-Taiba Deputy Chief Abdul Rahman Makki. Abdul Rahman Makki. On what grounds? On technical and procedural Loopholes. On technical and procedural loopholes. On procedural loopholes. ठीक है. Next. Part of command and control. Part of देखो ये क्या है? चाइना डिसीजन टू ब्लॉक द यूएन सिक्योरिटी. देखो जो अपना यूएनओ है, यूएनओ के 2 हाउसेस है, मेजर हाउसेस. यूएनओ हैज 2 हाउसेस. वन इज द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वन इज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. ठीक है. जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना रहा, जिसको ब्लॉक करना है या कुछ वॉर को अप्लाई करना है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ यूनाइटेड नेशन इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है. तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते, और इसमें देयर आर 5 कंट्रीज वी हैव वीटो पावर. दोज हु हैव वीटो पावर. ठीक है. तो ये किसी कौन से कंट्रीज के पास वीटो पावर्स है? हाउ मेनी कंट्रीज डज वीटो पावर्स आर देयर इन यूएनओ? अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन. चाइना, यूएसए, यूके, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन. इंग्लैंड. China, USA, UK, France, and Russia. There are 5. There are 5 countries which has a veto power. ठीक है. तो उसमें से China has blocked the naming of this person as the terrorist. ठीक है. Next please. Sir, can you again? In the UNO there are 2 houses. One is the United Nations General Assembly. यूएनओ में 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउसेस है. कौन से है? UNGA, उंगा बोलते. UNGA. What is UNGA? United Nations. United Nations General Assembly. United Nations General Assembly. And you have UNSC. What is UNSC? United Nations Security Council. Security Council. UNSC में 5 permanent members है. UNSC have 5 permanent members. What are those 5 permanent members? Who has veto power? Permanent members who has veto power. veto power. माने कोई भी डिसीजन है, अगर पूरे it is meant that the United Nations Security Council will take the decision by consensus. माने पूरे के पूरे 5 जो टेक्निकल पावर्स है, they should agree to it. ठीक है. सो कौन से कंट्रीज है जिसका वीटो पावर्स है? चाइना, फ्रांस, यूके, फ्रांस. तो यूके, जहाँ यूएसए है वहां रशिया रहता, जहाँ यूके है वहां फ्रांस रहता, एक कौन रहता? चाइना है, इंडिया के बाजू. ठीक है. हमेशा चाइना क्या है, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है इंडिया के लिए. ठीक है. वीटो पावर माने इफ नॉट एग्रीड कैन ब्लॉक द डिसीजन. अपने घर में क्या होता, कभी होता, अपन सबको मना लेते, एक जने रोक देते बस,
कभी हुआ घर में? Yes, sir. अपन पूरी प्लानिंग करते, पूरों को ऑलमोस्ट पूरों को मना लेते, लेकिन एक जने आके रोक देता, भाई मैं नहीं, आई डोंट एग्री। उसकी वजह से पूरे का पूरा पूरी पानी हो जाता, पूरी प्लानिंग हो। अगर घर में किसको Yes. वीटो पावर? सबको मक्खन लगा लेते, एक को नहीं लगा सकते। हु हैज दैट वीटो पावर एट होम? Pajit. It's not majority, it is a consensus. UNSC does not take the decisions by majority. वो 3:2 majority बोलते हैं उसको। It is consensus, माने तो पूरे मानना, अगर एक भी नहीं माना तो डिसीजन पास नहीं हो सकता। Our father has the veto power and sometimes grandfather has the veto powers, right? Next, veto power माने पूरे के पूरे प्लान को तबाह कर देना, फेल कर देना, उसको बोलते हैं वीटो पावर। अगर नहीं माने तो कुछ भी पास नहीं हो सकता। क्लियर? सर UNGA का क्या काम है था सर? यूएनजीए का काम सिर्फ क्या बोलते हैं, डेलिब्रेशंस करना और बातचीत करना, बस डिस्कस करना। बोलो ना, यूएनजीए डजंट हैव एनी पावर्स, उतना पावर्स कुछ भी नहीं, खाली डेजिग्नेट करना बस, और नए नए कंट्रीज को इंक्लूड करते रहना। यूएनएससी जो पास करा बाइंडिंग रहता, यूएनजीए सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर सकता चीजों को, और कुछ भी नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट पढ़ो। He is brother-in-law of LET Chief Hafiz. हाँ, प्लान चौपट करने वाला पावर, दैट इज वीटो पावर। समझ में आ गया? ठीक है, सो ये अब्दुल मक्की है कौन? देखिए, एडिटोरियल में बहुत ही टफ दिया, मैं बहुत सारी चीजें निकाल दिया उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्या है, ये अब्दुल रहमान मक्की है कौन, पहले पढ़ो। His brother-in-law. He is brother-in-law of LET Chief Hafiz Saeed. He is the brother-in-law of लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज Hafiz Saeed. सईद। और एक क्या है, पार्ट एंड कमांड कंट्रोल ऑफ यूएनएससी डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा। ठीक है, लश्कर-ए-तैयबा एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है विच हैज रूट्स इन पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट पढ़िए। एलईटी जेयूडी, जमात दावा, प्लीज पढ़ो। The group is prosecuted in India, US, Pakistan for November 26 attacks. For 26/11 attacks, because ये जो 26/11 याद है नवंबर का, Yes, sir. there was attacks which was perpetrated by लश्कर-ए-तैयबा only. Next, और ये नहीं पढ़े आप, on technical and procedural grounds, on कौन से ग्राउंड पे रिजेक्ट करे, पढ़िए। नेक्स्ट प्लीज रीड। मक्की was पढ़िए। Makki was tried and sentenced 9 years of imprisonment by a special Pakistani court on terror financing charges. पाकिस्तान में भी उसको जेल में अरेस्ट करे थे और कोर्ट 9 साल की सजा भी सुनाया था, लेकिन वो 1 साल के बाद फिर उसको बदल दी सजा को इन द पाकिस्तान इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया इंटरेस्ट क्या है? व्हाट इज इंडिया इंटरेस्ट? अब चाइना ब्लॉक करा, वो नाम तो इंडिया का क्या इंडिया को क्या फर्क पड़ रहा? व्हाई वी आर रिलेटेड टू रहमान मक्की? पढ़िए। India wants Makki in has involvement over Red Fort attack in 2000. इंडिया वांट्स मक्की इन रेड फोर्ट अटैक 2000। अब लोग 2000 से पहले आए, 2000 के बाद में? व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ? 2000 2000 2000 में आया सर। तो 2000 में रेड फोर्ट अटैक हुआ था।
there was an attack on Red Fort in which this Makki was involved. Next. Attack on security forces in Jammu and Kashmir. Latest. The latest जो हो रही जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रॉब्लम हो रहा, Uh-huh. that is attack on, and he is involved. It is said to be he is involved. Next. He is on UAPA list. What is UAPA? UAPA का फॉर्म क्या है? UAPA देखना पड़ता है. UAPA का फॉर्म क्या है भाई? एंटी टेरर लॉ है. What is UAPA full form? Those who know, please write down in the comment section, please. Unlawful Activities Prevention Act. Unlawful Activities Prevention Act. It is anti-terrorism law, which are very very draconian law. ठीक है, एक बार अंदर गए बाद में फिर बाहर आना बहुत मुश्किल है, सालों साल चले जाते अंदर. UAPA, Unlawful Activities Prevention Act. उसके बाद पढ़िए. $2 million for information by US that would convict him. यूएस से क्या करा उन्हें? अगर कोई भी मक्की के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहा और जिसकी वजह से वो उसको कन्विक्ट कर सकते तो उसको कितना इनाम देंगे? $2 million. $2 million. कितना होगा $2 million इंडिया में, इंडिया रुपी में? 160 करोड़ हो जाते. तो इंफॉर्मेशन है तो दे दो यूएस से. पढ़िए नेक्स्ट. अब ये नाम इसको टेररिस्ट डेजिग्नेट करना बोले तो कौन से कंट्रीज फॉरवर्ड करे थे, और ये चाइना तो ब्लॉक कर दिया, बट ये पहले नाम तो कोई डेजिग्नेट करना ना. कौन से कंट्रीज फॉरवर्ड करे थे नाम इसको डेजिग्नेट करना है टेररिस्ट बोल के? India and US forwarded the UNSC 1267 list of terrorists linked to Al-Qaeda and terrorists. So इसमें क्या है, ये UNSC में 1267 बोल के एक लिस्ट है. It's not 1267 लिस्ट, नाम ही था UNSC 1267 बोल के. इसमें उन लोगों का नाम ज्वाइन करते जो ग्लोबल टेररिस्ट रहते. ठीक है, तो इसमें इसका भी नाम ज्वाइन करो बोल के अब आया, बट चाइना क्या करा? ब्लॉक कर दिया उस. ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता. क्या बोले? What is the significance of this number 1267? That might be some serial number by the UNSC. There is a resolutions which pass. ठीक है ना, नॉर्मली जब 1267 बोले तो ये रेजोल्यूशन नंबर होगा. ये कब बना था UNSC? It was in 1946 after the World War. So जब से लेके अभी तक कुछ रेजोल्यूशंस पास हुए होंगे. In 1267 might be the resolution in which the terrorist will be designated. ठीक है, तो that's only उसका डीप में मैं भी नहीं पढ़ा दी. लिंक टू अल-कायदा एंड टेररिस्ट. अब चाइना ऐसा कर रहा क्यों? Why the China is blocking it? Please read. FATF's clearing of Pakistan's name from grey list. So परसों 2-3 दिन से अपन करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो इतना तो आइडिया होगा ग्रे लिस्ट क्या है. हाँ सर, ग्रे लिस्ट. Yes, sir. पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में. FATF कहाँ है, क्या है? व्हाट इज FATF? Financial Action Task Force. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. क्या करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? टेरर फाइनेंसिंग वालों को ग्रे लिस्ट में रख के टेरर, इट कीप्स एन आई ऑन द टेरर फाइनेंसिंग. ठीक है, अब अगर वो अब पढ़ने वाले थे द पाकिस्तान विल बी क्लियर्ड ऑफ द ग्रे लिस्ट, निकाल देने वाले थे. ठीक है, अगर अब चाइना इसको ब्लॉक नहीं करा तो फिर से आ जाते, फिर से द पाकिस्तान विल बी अगेन इन द ग्रे लिस्ट. अक्टूबर में क्लियर होने वाला था ना नाम. कल अपन पढ़े थे, सैटरडे के दिन पढ़े थे मेरे ख्याल से. कि भाई इंडिया को कंसर्न है बोल, और इंडिया को बुलाए भी नहीं, इंडिया को पूछे भी नहीं थे FATF में. अब इंडिया क्या करा भाई, अगर वो रोकना है भाई तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता. तो इट पास दिस इट फॉरवर्डेड दिस नेम कि भाई इन्हें टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है रिलेटेड टू पाकिस्तान. अगर चाइना ब्लॉक नहीं करता था तो FATF में से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता पाकिस्तान का नाम. तो चाइना एंड पाकिस्तान नोन एज ऑल वेदर फ्रेंड्स. समझे? बड़ी बड़ी दोस्त है लोग, पाकिस्तान एंड चाइना. चाइना ऑल वेदर फ्रेंड्स, हमेशा काम करते. ठीक है,
दोस्त का दोस्त, दुश्मन दोस्त, दुश्मन का दुश्मन, दोस्त, दोस्त का दुश्मन। दोस्त का दुश्मन, दुश्मन, तो इंडिया, इंडिया पाकिस्तान चाइना में क्या क्या कहता है? पाकिस्तान इंडिया इंडिया का दोस्त है पाकिस्तान की दुश्मन है? दुश्मनी है। दुश्मन। तो इंडिया से रिलेटेड पाकिस्तान भी दुश्मन है और चाइना भी, चाइना भी। चाइना भी। तो दोनों दुश्मन जमा हो गए बाद में इंडिया को क्या दोस्त समझते की हैं? वजह से। इंडिया क्या है दोनों के नजरों में? दुश्मन। हाँ, समझ गए? तो इसके बाद में बोलो, उसका लास्ट पॉइंट पढ़िए। As part of protecting Pakistan internationally. So this strategy is part of protecting Pakistan internationally. Internationally. समझ में आ गया? अगर पाकिस्तान को अगर हेल्प नहीं करा तो to help Pakistan the China has blocked his name. ठीक है, समझ में आ रहा? सही, Yes, एक बार sir. फिर। हेलो, कुछ पूछे? Will you repeat this? देखिए, in China always supports Pakistan because China sees India as its enemy or adversary, and India's adversary is Pakistan. Pakistan. So in order to trouble India or to make sure that India doesn't develop, it will keep India engaged in one thing or the other by helping Pakistan, and Pakistan in return will give something like क्या बोलते हैं, Pakistan is said to be supporting the terrorism in Kashmir insurgency. ठीक है, तो कश्मीर चाइना क्या करता, पाकिस्तान को प्रोवोक करते रहता कि भाई तुम करो, मैं पीछे हूं बोल के, सच दैट इंडिया डजंट ग्रो मच। क्लियर? और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए रेडी रहता। ठीक है, Okay. okay, this was your first editorial analysis. Second part, first one is of international events, second one is the monsoon jitters. So what are the monsoon jitters? Please read. Monsoon landed early in Kerala 3 days ahead. So monsoon landed early in Kerala 3 days ahead. कब आता था? नॉर्मल टाइम क्या है मानसून आने का? व्हाट इज द नॉर्मल टाइम ऑफ हैविंग मानसून? Mid June. Second week of June. मिड जून है, 1 जून को आना है, अच्छा, 1 जून को आता, लेकिन कब आ गया उन्हें? 27 May. खरीफ सीजन। 3 दिन पहले आ गया। पॉइंट क्या है वो? मानसून लैंडेड 3 months Monsoon 3 days landed early. early in Kerala 3 days ahead. हाँ, माने कितने दिन पहले आ गया? आना था 1 जून को, आ गए कब? 3 दिन पहले. 3 दिन पहले, अप्रैल में ही आ गया, सर मई में ही आ गया। ठीक है, लेकिन आ गए बाद में, अब बीच में चलते रहना ना, बीच बीच में रुकते जा रहा, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। इसके बाद में देखिए, उसका ना पढ़िए। latest IMD figures. Monsoon is running at IMD? least. What is IMD? Indian Meteorological Department. Indian Meteorological Department which forecast rain in India. ठीक है, तो क्या बता रहा है इन्हें? Monsoon is running at 8% deficit. On an average all over India बता रहा हूँ। हाँ। मानसून 1 जून को आ जाता। आज क्या तारीख है? 20 जून है। 20 जून है। तो जो पानी यहाँ पड़े ना, तो कितना है? ऑल इंडिया एवरेज 92% आया और 8% नहीं आया, 8% डेफिसिट है। नेक्स्ट पढ़ो। उसके अंदर पूरा कंट्री ब्रेकअप है। सेंट्रल इंडिया क्या है? Central India got only 52% of due rain. गॉट ओनली 52% ऑफ ड्यू रेन, माने कितना पानी नहीं आया सेंट्रल इंडिया को? 48%. 48% नहीं आया। ठीक है, 48% डेफिसिट है।
फिर ऊपर आ जाओ, सदर्न पेनिनसुला में कितना है डेफिसिट? 22%. 22%। माने कितना आया पानी? 78. 78%. 78% पानी आया, 22% डेफिसिट है। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में North West India reeling under heat wave. अभी तक इधर पानी पड़ा ही नहीं, अभी तक इधर तो भी थोड़ा थोड़ा पानी पड़ गया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी आया ही नहीं, आ जाना चाहिए था। अप्रैल उधर केरला में तो जल्द 3 दिन पहले आ गया, इधर अभी तक आया ही नहीं। तो रेनफॉल डेफिसिट कितना है इधर नॉर्थ वेस्ट For इंडिया में? deficit of 33%. 33%। माने कितना आया? 67. 67. 67। ठीक है, उसके बाद पढ़िए। Please read next. Monsoon rainfall is critical for Kharif season sowing. अब जो सीड्स डालते हैं, अब जो बुआई करते हैं उधर, तो मॉनसून रेनफॉल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी के बेस पे आपको नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती या नहीं रहती। अपने जो नॉर्मल फूड ग्रेन्स के क्या बोलते हैं, फूड ग्रेन्स क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन रहता नहीं रहता, इसी के ऊपर बेस रहता। अगर आप सोइंग ही सही नहीं हुई तो कटाई भी सही नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। Episodes of drought in India and agricultural failures are when monsoon fails in July and August. तो देखिए, इसमें इंडिया में अपने नॉर्मली अपने जो अपना जो एग्रीकल्चर है, इंडिया में एग्रीकल्चर क्या है? रेन फेड एग्रीकल्चर है। इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत कम है अपने पास, जितना रहना चाहिए तो नहीं है। Dependent. वी आर मानसून डिपेंडेंट एंड रेन फेड एग्रीकल्चर है अपने पास। ठीक है, तो नॉर्मली अगर जून में भी पानियां नहीं पड़े इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब जुलाई और अगस्त में नहीं पड़े पानियां तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता। एंड दैट विल लीड टू द ड्राउट, सूखा के जैसा हो जाता पूरा, और बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता, प्लस अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाती, और उससे वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता। नेक्स्ट, आईएमडी फोरकास्ट क्या है? IMD forecast June to September rainfall was likely to be 103% of long period average. तो लॉन्ग पीरियड एवरेज एक मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल है, 103% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। ये क्या है बोले, ज्योग्राफी में जाना पड़ता, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। सो बट इतना याद रखिए, जब जून स्टार्ट होने से पहले क्या बताया था उन्हें? 100% नहीं, 103% जबरदस्त पानियां पड़ते बोल के बताया। लेकिन अब अगर आप देखें तो कितना है पानी, कितना पानियां पड़ा, कितना डेफिसिट चल रहा? 8%. 8% डेफिसिट चल रहा। माने फिर क्या बोलते हैं, जो भविष्यवाणी ना करे थे, सही है या रॉन्ग है? गलत है. गलत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। सेंट्रल इंडिया में क्या हाल था? सेंट्रल इंडिया में तो कितना डेफिसिट चल रहा? Above normal rainfall सेंट्रल इंडिया में कितना परसेंट आए? 48% डेफिसिट चल रहा. 48% डेफिसिट चल रहा। लेकिन क्या बताए थे? अबव नॉर्मल रेनफॉल आता बोलते, अबव नॉर्मल जितना लास्ट टाइम से पड़ा था उससे भी जबरदस्त पानी पड़ते बोल के बताया था। अभी भी लास्ट ईयर में क्या हुआ था, जून में पानियां नहीं पड़े थे, थोड़ा बहुत पानियां पड़े, जुलाई और अगस्त में पानी नहीं पड़े, और सितंबर में एक साथ धनाधन पूरे पानियां पड़ गए, जिससे बहुत ज्यादा लॉस हो गया एग्रीकल्चर को। ठीक है, पढ़िए। Previous years there was sudden surge in September after dry July and August, not beneficial to Kharif sowing. नॉट बेनिफिशियल टू खरीफ सोइंग। जब बारिश डालते, जब आप क्या बोलते, अगर झाड़ को डायरेक्ट पूरा पानी डाल दिए तो अच्छा उगता या सड़ जाता? सड़ जाता है. तो थोड़ा पानी नेचुरली देना पड़ता उसको। अब ये नेचुरली तो अपन कंट्रोल नहीं करते। जून में आ गया, फिर जुलाई अगस्त में कुछ ही पानी नहीं आया, सितंबर में एक साथ पानी पूरा रिलीज हो गया, तो क्या होता अपने एग्रीकल्चर को? लॉस हो जाता. लॉस हो जाता, और क्या है, पूरी जो बीजा है पूरे खराब हो जाते। ठीक है, प्लीज रीड नेक्स्ट, लास्ट कॉलम। La Nina characterized by cooling of Central Pacific waters. कूलिंग ऑफ सेंट्रल पैसिफिक वाटर्स, माने जो पैसिफिक ओशन है
पैसिफिक ओशन के जो बीच में जो पानी रहता ना उसको बोलते हैं सेंट्रल पैसिफिक ओशन। लाने फिर से पढ़िए। La Nina, characterized by cooling of Central Pacific waters. सो ला नीना याद रखो, ला नीना में पानी ठंडा हो जाता। और एक चीज है ला नीना, एक और एक क्या चीज है, इसका ज्योग्राफी के सेशंस हुए तो एक और एक चीज है ला नीना एंड वन मोर थिंग, ला नीना और एल नीनो। ला नीना में जो पैसिफिक ओशन है उसका पानी ठंडा हो जाता और एल नीनो में पैसिफिक ओशन का पानी सरफेस वाटर गर्म हो जाता। याद रखिए सरफेस वाटर गर्म हो जाता। कल अपन देखे थे हीट वेव्स का, तो अगर सरफेस वाटर गर्म हुआ है तो फायदा है नुकसान है? नुकसान है, सुनामी आ जाती। तो उससे क्या होता, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता। तो ये लानीना अपने को अपने लिए बेहतर रहता, एल नीनो खराब रहता और लानीना बेहतर रहता। पानी ठंडा हो रहा गर्म हो रहा लानीना में? ला नीना में ठंडा हो रहा, एल नीनो में गर्म हो रहा। गरम हो होता। रहा। ठीक है, गर्म हुए तो उधर पानी नहीं पड़ता अपने पास। ला नीना में पूरे क्या फ्लड्स आ जाते, इतना पानी पड़ता कि फ्लड ही आ जाता। अब आसाम में क्या चल रहा, न्यूज देख रहे, हाँ, फ्लड्स आ गए। तो पानी ठंडा होके इतना पानी आ, इतना रेनफॉल आ जाता कि भाई इट्स लाइक क्या बोलते हैं फ्लड सिचुएशन। एंड एल नीनो जब भी आता तो पानी गर्म होके अपने पास पानी नहीं पड़ती, इट विल लीड टू ड्रॉट सिचुएशन, सूखा का सिचुएशन आ जाता। सर ठीक है। ये लैटिन वर्ड्स का मीनिंग क्या है सर, ला नीना एंड एल नीनो? वो लिटिल बॉय फैट गर्ल कुछ है नाम, वो मैं एडिटोरियल में नहीं दिया तो मैं नहीं लिखा होगा। लानीना लिख लीजिए। लानीना मीन्स लानीना लानीना मीन्स लिटिल गर्ल, स्पेनिश वर्ड है ये। लानीना मीन्स लिटिल गर्ल इन स्पेनिश लैंग्वेज। और एल नीनो मीन्स नीनो इज फैट बॉय। ठीक है, देखते बताता हूँ, याद नहीं है एग्जैक्टली। लानीना इज लिटिल गर्ल, एल नीनो। तो आप लोग सर्च करके बताओ। लानीना इज लिटिल गर्ल, एल नीनो माने क्या, कुछ फैट बॉय कुछ है नाम वो। लिटिल बॉय है सर, लिटिल बॉय है सर। लिटिल बॉय, लानीना मीन्स लिटिल गर्ल, एल नीनो मीन्स लिटिल बॉय। ये नहीं पूछा होता एग्जाम में। अगर आप सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हो तो आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो एल ने लानीना मीन्स क्या है, लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल। एल नीनो माने लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। एल लानीना में पानी ठंडा होता गर्म होता, पैसिफिक ओशन का ठंडा होता। सरफेस वाटर ठंडा होता। ठीक है। और लानीना एल नीनो में सरफेस वाटर गर्म होता। सरफेस वाटर गर्म गर्म होता। लानीना अगर अच्छा है तो क्या हो जाता अपने पास, बाढ़ की सिचुएशन आ जाती, इतना पानी पड़ता। अगर एल नीनो आ गया तो एल नीनो आ गया तो क्या, सुनामी वगैरह आने के चांसेस रहते। ठीक है। someone has asked, sir, monsoon is depend on the Pacific Ocean weather climate only. तो पैसिफिक ओशन तो पूरा हर जगह, देखिए कितने ओशन है अपने पास, how many oceans do we have? 5. पक्का सोच के जवाब दिए, कितने ओशन है अपने पास? 4 सोच के, सही सोच के जवाब दिए। अपने को सराउंडिंग 3 है। नहीं, अपने पूरे वर्ल्ड में कितने ओशन है? 5. पक्का? गर्ल कितने ओशन है अपने पास? 7 सोच के जवाब दियो, कितने ओशन है? 5 है। There is only world ocean,
पूरे एक ही ओशन है पूरा। इन द बहुत वर्ल्ड सारे में देयर इज oceans ओनली हैं वन ओशन। अपन सिर्फ एहतियातन तौर पे नामा बांट लिए, ये पैसिफिक, ये अटलांटिक, ये सदर्न, ये इंडियन, वो बे ऑफ बंगाल बोल के। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ओशन है एक ही है। और पूरा पानी इधर से उधर जाते रहता है। वी कैन नॉट से कि भाई अपने पास एक ही दुनिया है बोलते, बिकॉज इट इज अ कॉन्टिनेंट, ये हलते नहीं, लेकिन पानी तो इधर से उधर जाते रहता। हाँ अपने पास मानसून क्या है, जो हवाएं चलते, हवाएं और पानी को पकड़ के लाते, वो मानसून है अपने पास, और कुछ भी नहीं है। पैसिफिक ओशन इज कनेक्टेड टू इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन इज कनेक्टेड टू क्या बोलते हैं अरेबियन सी, अरेबियन सी इज कनेक्टेड टू द इंडियन ओशन, वही है ना। ठीक है, चलिए राइट। और एक पॉइंट पढ़िए, लास्ट पॉइंट। इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन Negative. डाइपोल, क्या है इंडियन ओशन डाइपोल? अब की बार क्या है ये साल? नेगेटिव है। नेगेटिव है। हमेशा क्या करते, अगर ला नीना कमजोर पड़ा और एल नीना ज्यादा हो गया तो इंडियन ओशन डाइपोल आ जा सकता था। इट विल हेल्प अस एग्रीकल्चर, मानसून अच्छा होता अगर ये पॉजिटिव रहा तो। लेकिन ये साल क्या है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव है। और क्या क्या सिग्निफिकेंस दिखाता है ये इंडियन ओशन डाइपोल? आईओडी, इंडेक्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मानसून। अगर ये पॉजिटिव रहा तो अपना मानसून भी अच्छा रहता, लेकिन ये साल नेगेटिव है। है। और ला नीना कितना हेल्प करता है देखना। तो जून में, तो अभी तक जून 20 हो गया, कितने पानियां पड़े अपने पास? मुश्किल से एक दो पड़े था। एक दो पड़े। अब जुलाई अगस्त में भी अगर पानी नहीं पड़ा तो फिर सितंबर में एक साथ पानी पड़ता। ये कितने थोड़े सालों से रिपीट हो रहा पैटर्न, तो वी हैव टू बी रेडी। ठीक है ना? देयर वाज वन मोर ओपिनियन, प्लीज रीड। गर्ल साइड, ये इतना टेक्निकल है, मैं बहुत सारे चीज 70% छोड़ दिया जो एग्जाम में आता सिर्फ वही लिया, बस 30% एग्जाम का इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के। प्लीज रीड। The Environmental Performance Index में ranking, but India can recast policies. So India the placed environment performance index बोल के ये रेटिंग्स है में रैंकिल, बट इंडिया कैन रिकास्ट पॉलिसीज। ये रैंकिल माने क्या है? व्हाट इज अ रैंकिल? व्हाट इज अ रैंकिल? रैंकिल माने कंटिन्यूअस एनोयंस, हमेशा तंग करने वाला। तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या है अपना रैंक आपकी बात? 180 out of 80. 180. 180। 180। कितने कंट्रीज में से? 180। 180। तो अपन टॉप करे बॉटम से? Bottom. 180 कंट्रीज है, लास्ट 180 रैंक आया। अगर उन लोगों का बस चलता तो 180 से बाहर कर देते, अब वो भी दिए, बड़ी बात है, 180 भी दिया। क्लियर? सो द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंकिल which may annoy India, but we by using the correct policies we can improve it, बता रहा है। ठीक है, so please read. India placed it, India placed it 180 by 180 rank in EPI. that is environmental performance index. अब ये जो मेजर करते रहते हैं, there are 3 indicators. कभी भी आप indicators देखो, what are the 3 indicators? Indicators एग्जाम में आ रहे, कोई भी रैंकिंग का इंडिकेटर्स देखना, रैंक देखना। प्लीज रीड। क्या क्या इंडिकेटर्स है? Air quality, ecological conservation measurements, waste management. There are 3 indicators. One is the first air quality है, फिर उसके बाद में क्या कॉलम है, क्या एरो मार्क है? वेस्ट मैनेजमेंट, एंड आफ्टर दैट द थर्ड एरो मार्क इज इकोलॉजिकल कंजर्वेशन मेजर। और ये चीज क्या होती पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखते। तो कैपिटल सिटी क्या है अपनी? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली की हवा कैसी है? polluted, आखिरी पोल्यूटेड है। तो उसके बेस पे अपने को रैंक्स आते, हमेशा कैपिटल देखता, अगर कैपिटल सही है
तो अदर भी सही रहते। कैपिटल गलत है, कैपिटल वो भी पूरा गलत हो जाता। सो एयर क्वालिटी, वेस्ट मैनेजमेंट एंड इकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, कल एक वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम पढ़े थे सैटरडे के दिन शायद, या कल ही पढ़े थे। ये कल ही कौन सा सर। प्रोग्राम स्टार्ट करी थी? पल्ले प्रगति। क्या है, कौन सा प्रोग्राम था? रिवाइज करे नहीं करे हो पीडीएफ? पटना प्रगति। पटना प्रगति, प्रगति। पटना प्रगति। ठीक है, नेक्स्ट याद रहना है, रिवाइज करना है, नहीं तो भूल जाते। प्लीज रीड थर्ड सेकंड पॉइंट। Government rejected it, saying unfounded assumptions. और गवर्नमेंट क्या है, 180/180 क्या है? लेते आप खुशी से लेते रैंक, या क्या करते? 180/180 रैंक दिए, विल यू टेक इट विथ हैप्पी फेस और रोती सूरत बनते? इवैल्यूएशन करो बोलते सर। पहले क्या है, अपन एक अगर मार्क्स कमाए तो क्या बोलते अपन? रिकॉर्डिंग डालना है, रिवैल्यूएशन डालना है। मैं तो वो जबरदस्त लिखे थे, करेक्शन करने वाले की गलती हो गई बोल के पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते, बट अपनी गलती नहीं मानते। तो गवर्नमेंट भी वैसी है। गवर्नमेंट क्या बता रही? रिजेक्टेड इट, अनफाउंडेड एजम्पशंस। ठीक है, अनफाउंडेड एजम्पशंस। नेक्स्ट, सरमाइसेस माने भाई क्या की सोच ले रहा बोलते आप? भाई क्या की सोच ले रहे, कुछ है ही नहीं वैसा। और अनसाइंटिफिक मेथड्स माने इंडिया is telling to the one of the most reputed organization that you are using unscientific methods to calculate the क्या बोलते हैं, calculate the performance, environmental performance। ये नहीं बता रहे कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन है। ये इंडिया इज नॉट एक्नॉलेजिंग कि भाई वी हैव a problem, that is a problem with this government। this government doesn't want to acknowledge that it is wrong। असल में प्रॉब्लम है बोल के हमेशा दूसरों पे थोपना है, उसकी गलती या इसकी गलती। नेक्स्ट प्लीज। इसमें थोड़े से इंडेक्सेस है वो देखना है, और इससे पहले एक पॉइंट पढ़ो। The EPI report estimate the China in USA, Russia, India. चाइना के बाद दूसरा आरोमा क्या है? चाइना, इंडिया, USA, Russia. China, India, USA and Russia will amount for 50% global. 50%? 50% global residential. yes। भाई कोई एक पढ़ रहा तो let them read to account for 50% global residual greenhouse gases by 2050। आज को ये कौन सा साल चल रहा? 2022। कितने साल के बाद इंडिया, चाइना, यूएसए और रशिया 50% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस कंट्रीब्यूट करते? समझा रहा? खाली 4 कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड में कितने कंट्रीज है? 180। पूरे कंट्रीज कितने हैं यार? 203। 205। कितने कंट्रीज है वर्ल्ड में? 203। यूनाइटेड नेशन में कितने कंट्रीज है वो बोल दो बस। 193। 195 कंट्रीज है। उसमें से चाइना, इंडिया, यूएसए, रशिया पूरा 50% और 191 कंट्रीज 50% देते गए ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का। तो जबरदस्त कंट्रीज है चारों भी। ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, चाइना इज अ कम्युनिस्ट, यूएसए इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, रशिया तो रशिया ही है, एंड देयर आर सुपर पावर्स। नेक्स्ट, एंड देयर आर न्यूक्लियर पावर्स आल्सो। तो इसमें थोड़ी चीजें हैं जो आपको फाइनल याद रखना पड़ता है। क्या कंसीडर नहीं करी ये रिपोर्ट बनाते वक्त?
What is ISFR? India State Forest Report. India State of Forest Report 2021. Mane this when this report was being prepared, they did not consider ISFR, India State of Forest Report 2021. ये क्वेश्चन आ सकता है आप, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज परी? व्हाट इज परी? Protected areas represent Protected Areas Representativeness Index. ये आपको फुल फॉर्म आता इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स. व्हाट इज परी? परी इज प्रोटेक्टेड एरियाज representativeness index. रिप्रेजेंटेटिवनेस इंडेक्स. उसके बाद है टीबीएम. व्हाट इज टीबीएम? Terrestrial biome protection. प्रोटेक्शन, ठीक है. और उसके बाद में पढ़िए टेरेस्ट्रियल बायोम प्रोटेक्शन. इसमें जो एयर क्वालिटी है ना, what were the three parameters which this API used? Air quality, waste management, ecological conservation. Ecological conservation measure. Measure. इसमें से एयर क्वालिटी इसमें सब पैरामीटर्स भी है. क्या क्या देखते हैं एयर क्वालिटी इसमें? प्लीज रीड. Particular matter PM 2.5. Particulate matter PM 2.5 माने माइक्रोन्स में, एकदम बारीक से बारीक है ये PM 2.5. उसके बाद Oxides of nitrogen. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. उसके बाद Sulfur dioxide. एंड Volatile organic compounds. volatile organic compounds. Particulate matter PM 2.5, oxides of nitrogen, sulfur dioxide and volatile organic compounds. ठीक है. तो ये एयर क्वालिटी में ये चार चीजें देख, राइट. द लास्ट थिंग, व्हाट इज CBDRRC? व्हाट इज CBDRRC? Common but differentiated responsibilities plus respective capabilities. And respective capabilities. So CBDRRC का full form आ सकता है आपको. With respect to environment, what is the full form of CBDRRC? Common but differentiated responsibilities and Respective capabilities. respective capabilities. समझ में आ गई बात? क्लियर? सो दिस वाज योर ओपिनियन. इसमें से आप एक 50 वर्ड्स का आंसर बना सकते हैं, ठीक है. तो आई हैव टेकन ओनली वन न्यूज एनालिसिस टुडे. बाकी पूरा पॉलिटिकल दिखा मैं और ऑल रिपीटेड. तो अग्निवीर बहुत ज्यादा न्यूज में है. अपन अभी तक फायदे गिने थे अग्निवीर के, और इससे पहले के एनालिसिस में देखे थे भाई क्या क्या वो था. और थोड़ा और डीप में जाएंगे अग्निवीर के बारे में. पढ़िए. Agniveer to have distinct rank and insignia. तो अग्निवीर टू हैव डिस्टिंक्ट रैंक एंड इंसिग्निया माने एक अलग रैंक देंगे और अलग एक स्टैम्प देंगे, एक सिंबल अलग रहेगा अग्निवीर का, ठीक है. और हर डिपार्टमेंट में क्या खोलेंगे अग्निवीर के वास्ते? Sharp. न्यू ह्यूमन रिसोर्स. न्यू ह्यूमन रिसोर्स का एक डिपार्टमेंट खोलेंगे आर्म फोर्सेस में. उसके बाद Personnel enrolled through the Agniveer scheme will, on discharge after completion of 4 years. तो 4 साल आप सेलेक्ट हो गए. 4 साल के बाद क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, पढ़िए. तो क्या मिलने वाला है? सबसे पहले Will get a सेवा निधि 11.71 lakh. तो विल गेट ए सेवा निधि 11.71 lakhs. 11.71 lakhs. माने जा रहे, फिर जा रहे आर्मी में नहीं जा रहे,
23 ईयर्स तक हो गया चांस अब। क्या इरादा है फिर? नो सर। 4 साल के बाद मिल रहे ना ग्रुप 12 का लाख। इरादा है। एज 25 हो गई सर। तो 23 साल तक जिसको है ना जा रहे ना जा रहे। नो सर। पेंशन नहीं मिलती। अरे 4 साल के बाद तो 11 लाख मिल रहे ना। सर 11 लाख में कुछ भी नहीं आता। सर डीएसपी बन के 2 महीने में निकाल लेते। अरे भाई देश की सेवा भी करो 4 साल। देश की सेवा नहीं करते क्या? इतना बड़ा मौका मिल रहा आपको। अंदर से करप्शन खत्म करेंगे। ऐसे मौके से सेवा नहीं करना है सर, परमानेंट सेवा करेंगे इंशाल्लाह। आएगी देखो आपको गवर्नमेंट इतना अच्छा मौका दे रही देश का सेवा के वास्ते। गर्ल्स भी एलिजिबल है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज इंपोज करी फोर्सफुली उनके तो हाउ हिसाब मेनी से। गर्ल्स आर देयर हियर क्लास में? 31 में से गर्ल्स आर आल्सो एलिजिबल। जा रहे गर्ल्स देश की सेवा में? नहीं सर। मैं तो सुना था गर्ल्स को ज्यादा देशभक्ति रहती बॉयज से ज्यादा। खाली मौका देने की जरूरत है बोलते। और क्या क्या नहीं मिलता पढ़ो। Will not be eligible for any kind of pension or gratuity. So will not be eligible for any kind of pension or gratuity। ठीक है। और ये लोग 4 साल बड़ी होशियारी से रखे। अगर 5 साल अगर कोई भी टिक गया गवर्नमेंट ऑफिस में तो ग्रेट्युटी देना पड़ता। ग्रेट्युटी देना भाई लॉ है। तो 5 साल में रखे 4 4 साल साल रखे। खाली लास्ट मोमेंट में निकाल दे रहे। 5 साल रहे तो ग्रेट्युटी देना पड़ता। पेंशन भी देना ग्रेट्युटी देना। तो 4 साल में बढ़ा दे रहे। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ो। will not be eligible for ex-serviceman contributory health scheme. माने एक्स सर्विसमैन फॉर्मर रिटायर हो गए वाले क्या बोलते हैं? अभी आपको Ex-serviceman. अब रिटायरमेंट की माने उम्र क्या है? 59. 59। अब 26 साल में मैक्सिमम 26 साल में रिटायर हो गए बोलते हैं आप। रिटायरमेंट का सिंबल आ जाता आपको। हाँ। ठीक है। और क्या नहीं मिलता? Canteen stores department CSD facilities. खाना भी नहीं देते अब 4 साल के बाद। इतना पैसा लगा लो खा लो। डिस्काउंट में भी मिलता सर ये कैंटीन के वो कार्ड आ रहे थे। अब 4 साल के बाद डिस्काउंट नहीं मिलता आपको। अग्निवीर हो गए बाद में। और क्या है पढ़ो। Agniveer will be debarred from disclosing classified information to any unauthorized person और source under Official Secrets Act 1923. ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में माने अगर जो भी 4 साल में जो पढ़े आप इन द 4 years whatever you have gone, whatever you have got के भाई whatever you have got the information जो भी है ना आप बाहर जाके नहीं दे सकते कुछ भी। You cannot give to anyone। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। कॉन्फिडेंशियलिटी अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं करें तो आप अंदर भी जा सकते अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। ठीक है। Sir, is it practical? यस सॉरी क्या बोले? Is it practical? I said. इन व्हाट वे? I mean, the point the last point that we discussed. यस जो Not इंफॉर्मेशन disclosing मिलती any information. Yeah. जो इंफॉर्मेशन मिलती है आप बाहर नहीं दे सकते ना। आप उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। ये नॉर्मल छोटे छोटे कंपनी में रहते। अब रिजाइन करे बाद में आपको एक लिखा लेते हैं लोग कि हमारे सीक्रेट्स बाहर नहीं देना बोल के। इंफॉर्मेशन नहीं देना बाहर। अगर आप There have पकड़े been गए instances. अगर पकड़े गए तो जेल है। नहीं पकड़े गए तो ठीक है। वो पकड़े गए तो Sir, but there have been instances where on-duty officers have shared information. कल तो पढ़े थे ना। कल ही तो पढ़े थे ना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोल के। सेक्शन नंबर क्या था? Yesterday you were there in the class? No, sir.
जब आप पहले चीज यही स्टार्ट करा था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोल के, व्हाट आर द सेक्शन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ सेक्शन का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सेक्शन क्या है और कितनी सजा है? 409 सर। सेक्शन नंबर 409 ऑफ आईपीसी, सजा कितनी है? 10 years or life imprisonment. Life imprisonment or 10 years. 10 इयर्स। और अगर इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में पकड़े गए बोले तो लाइफ तक जाते पूरे को, बाहर ही नहीं निकलना फिर। ठीक है, ओके। ये चीज जो चीजें नहीं मिलने वाले थे वो 4 साल में क्या क्या मिलते पढ़ो, 11 लाख तो मिलते। During the duration of 4 years, medical facilities at military hospitals entitled to honors and awards. एंटाइटल टू ऑनर्स एंड, अब मेरे मिलिट्री हॉस्पिटल्स में पूरे फैसिलिटीज मिलते हैं आपको, और honors and awards ऑनर्स एंड अवार्ड्स मिल सकते हैं इन लोगों को, और would be eligible for 30 days leave per year and sick leave. एंड सिक लीव, माने हर साल को 11 महीने काम या 1 महीना छुट्टी, और बीच में बीमार हो तो सिक लीव भी दे सकते हैं बेस्ड ऑन योर मेडिकल ग्राउंड। लास्ट पॉइंट, Agniveers have to agree to all the terms and conditions. अग्निवीर हैव टू एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। For अगर minor रहे, parents have to sign the form. फॉर माइनर्स पेरेंट्स हैव टू साइन द फॉर्म, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 17.5 साल से लेके 23 साल तक ये साल है, 23 years. और नेक्स्ट ईयर इट विल रिड्यूस टू 21 इयर्स। समझ गए? ये तो किस call फैसिलिटी नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज में ही मिलती ना। तो फिर मत आओ कर लो उधर ही, कौन आओ बोल रहे? सर 4 years के बाद महिंद्रा वाला ऑफर दे रहा है ना सर। अरे भाई क्या लिख के कौन दे रहा? ऑफर देता, क्वालिफिकेशन क्या है? आज भाई मैं ऑफर भी बोल आपको कैसा देता, आपकी कॉपी आपके जो स्किल्स रहे गार्ड के ऑफर रहता खाली सिक्योरिटी गार्ड बनाते। दे भी दिया। आप मिलिट्री सर, में केवल करे आपको बाद ये- में, अगर आप मिलिट्री करे बाद में सिक्योरिटी गार्ड बनते क्या? नहीं बनते। क्या वो ले लेके ठहरते गन? अब मिलिट्री गार्ड को देखे आप एसबीआई में, कोई भी उसमें कितने साल के रहते हो लोग? कम से कम 40 साल से तो कम नहीं रहते। अगर कैसा, जस्ट इमेजिन ये 26 years boy working as a military guard in Mahindra, इमेजिन कर सकते हैं? 26 साल का लड़का जब मिलिट्री में काम करे तो हाईएस्ट सर्विस दे के आया, उन्हें 26 years में रिटायर भी हो गया और सिक्योरिटी गार्ड जैसा काम कर रहा। कैन यू इमेजिन? No And sir. working as Yeah. security at BJP's office, as statement given by Kailash Vijayवर्गीय. देखो, that is a political which I don't want to comment, but will you agree किसी का सेल्फ रेस्पेक्ट, किसी का सेल्फ रेस्पेक्ट अलाउ करता है 26 साल में सिक्योरिटी गार्ड के ऐसा काम करना? No, sir. No, sir. No parents want to promote No, themselves. no, sir. एंड वन मोर थिंग के भाई, और ये जो 4 साल की जब बैटलफील्ड जाती, दे विल बी मेंटली डिस्टर्ब, उन लोगों का वापस आना बोले तो डबल टाइम लग जाता। Yes. और जो इंटेंसिटी से जो ना ट्रेनिंग देते, देखे ना, व्हेन दे आर रिलीज्ड बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ, they will be unable to get settled into it, उतना माइंड डिस्टर्ब हो जाता। और उसमें क्या है, they can go for the crimes also, they can become, because the दिमाग काम नहीं करे तो क्या होता? हाँ सर, गना चलाना सीख जाते, टेररिस्ट बनते। they know now by the training they will be knowing how to buy the gun, how to fire the gun। civilian population में अपने को अब सेफ है, टुडे वी आर सेफ, लेकिन अगर घर में किसी को गन का पूरा मैकेनिज्म मालूम है और वो एंड दैट पर्सन इज नॉट स्टेबल, मेंटली साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं है, तो डर होता नहीं होता? जी सर। या तो खुद को मार लेता या तो दूसरों को मार देता। अब यूएसए में देखो आप, यू माइट हैव हर्ड दिस किलिंग्स। हाँ सर। Yes, sir. इन लोगों कौन है? मिलिट्री पर्सन सर। इन लोग जो रिटायर होके आते, साइकोलॉजिकली बैलेंस नहीं रहते, मेंटली इम्बैलेंस हो जाते, तो जाते अंधाधुंध फायरिंग कर लेते, फिर खुद को मार लेते।
ये सबसे बड़ा डेंजर है। रिसेंटली न्यू दिल्ली में भी बच्चा मम्मी को गोली से मार दिया, उसके पापा कर्नल थे, पबजी खेलने नहीं दिए। तो दैट इज वो तो बिगड़े हुए औलाद है, समझो, वो तो अलग बात है। उसको मालूम नहीं था कैसा गन चलाना, फिर भी उड़ा दिया होगा। लेकिन जिसको मालूम है और उन्हें पकड़े भी नहीं जाता पहली बात। न्यूजीलैंड में आता और अगर उन्हें उसको ट्रेनिंग दे के है तो कैसा इस्तेमाल करना, तो उन्हें पकड़े भी नहीं जाता। अगर शाना रहा तो मारता भाग जाता। सिविलियंस में मिलिट्री पर्सन इज नॉट डिजायरेबल, समझ रहा, बिकॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। वो लोग एकदम गर्म दिमाग से हो जाते, सिविलियन ठंडे दिमाग के रहते, और नुकसान सिविलियंस का ही होता, समझ गए? ठीक है, तो दिस वाज द एडिटोरियल एंड न्यूज एनालिसिस फॉर टुडे, राइट? सर इसके नोट्स होना था सर। भिजा दिया ना नोट्स भाई। आपको क्लास सेशन स्टार्ट करने से पहले आई हैव सेंट ऑल द नोट्स, तो को आए नहीं नोट्स? नहीं है सर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मौजम। कहाँ है, कौन से ग्रुप में है आप? मैं उर्दू मस्कन में हूँ। हाँ भाई, तो आप मेरे को मौजम मैसेज से करे थे? नहीं करा सर आप मैसेज। आपने मैसेज नहीं करे कुछ भी? बिकॉज इफ यू हैव मैसेज, मैं आपको सबको ऐड करा, किसी को नहीं आई नोट्स अभी तक? I hope you have got all these notes, right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जी सर। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं नोट्स भेजता हूँ सबसे पहले, फिर क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैसेज करिए मेरे को। जी अच्छी बात है, मैसेज करो आप। You will be added in the broadcast. ठीक है? ओके। So shall we conclude for today? सर ये प्रीवियस मंथ्स के कब से शुरू करेंगे सर? आप प्रीमियम एनरोल कब हो रहे, जब से स्टार्ट कर दीजिए। इसकी टाइमिंग नहीं कंफर्म करें ना सर? टाइमिंग सिर्फ 8:30। अगर 9 बजे बोले तो बहुत ज्यादा लेट हो जाती। मैं तो 7 बजे से ही बोल रहा हूँ आप लोगों को, मगरिब 7:15 तक हो जाती। 8:30 बराबर है सर। With all due consideration, what you can say, 8:30 will be the best. आप लोगों को 8:30 को बुलाए तो 8:45 तक आते, 9 बजे बुलाया तो 9:30 होता। अपना 8:30 को है सर। यहाँ घर के पास 8:30 को है सर। नहीं सर, 8:15 किधर है देख लो। 8:30 को आप ये शुरू कर रहे ना सर, अगर वो स्टार्ट करे तो फिर ऐसा नहीं, 8:30 को मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग आ सकते, ठीक है? वो अगर आपको प्रीवियस ईयर स्टार्ट करे तो और टाइम जाना पड़ता, 11:30 तक चलती क्लास। विल यू बी रेडी? यस सर। नो सर। तो गर्ल्स को प्रॉब्लम है इसमें, इसलिए मैं प्रपोज करा था 7 बजे 7:15 को स्टार्ट करेंगे, 10 बजे तक खत्म हो जाता पूरा क्लासेस पूरा। ये दिन का ही पढ़ ले सकते, प्रीवियस भी जा सकते। वो हाँ इंस्टीट्यूट से आए तक टाइम हो रहा था सर, इसीलिए 8:38। तो ठीक है, तो अभी तो 8:30 कंटिन्यू करो, इंशाल्लाह विल सी इट। ओके ओके Okay, sir. Thank you. चलिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। सर कब है सर? जी, कल की क्लास कब है मॉर्निंग की? द मॉर्निंग ऑनलाइन क्लास विल स्टार्ट एट 9:30। ओके सर, डेली 9:30 है क्या? मतलब आप चेंज कर? नहीं ओके ओके। बिकॉज आई हैव माय क्लासेस इन द मॉर्निंग स्कूल में, तो 9:15 तक मेरी क्लास रह रही उधर, so 9:30 को आई स्टार्ट द ऑनलाइन क्लास। ओके सर, ओके। 9:30 to 12:30। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।